हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, उसी में आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो टू टाइप के होते हैं, एक तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। देखिए, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा का है तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी जो है वो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के, और थीटा उनके बीच का एंगल होता है। देखिए, यदि थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ए बी के इक्वल आती है। इसको पैरेलल कंडीशन कहते हैं, है ना। जब थीटा जीरो होगा तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू माइनस ए बी के इक्वल होगी, और ये कंडीशन कहलाएगी एंटी पैरेलल कंडीशन, क्योंकि वेक्टर ए अगर इधर होगा तो वेक्टर बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको जरूर याद रखिएगा। इस पर बहुत बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर कंडीशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर जैसे आई डॉट आई, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है। आई डॉट आई, इसी तरीके से जे डॉट जे, इसी तरीके से के डॉट के, इन सबकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और आई डॉट जे जब निकालेंगे तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो cos 90 की वैल्यू जीरो, तो आई डॉट जे, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होंगे या यूनिट वेक्टर्स होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट जैसे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इनकी सबकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब कि जैसे वेक्टर ए दे रखा है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप के टर्म में, इसी तरीके से वेक्टर बी भी हमको दे रखा है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप के टर्म में। ए डॉट बी, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो इसमें केवल आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, वो वाला टर्म मिलेगा। इसी तरीके से जे का जे के साथ होगा तो वो वाला टर्म मिलेगा, के का के साथ होगा तो वो वाला टर्म मिलेगा, बाकी के टर्म जीरो हो जाएंगे। जैसे आई का जे के साथ होगा तो वो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या करो, जो सेम सेम वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, बस उन्हीं की वैल्यूज हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ए इंटू कॉस जीरो, ये वैल्यू देखो ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब कि ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के इक्वल होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ए डॉट बी प्लस माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ में, और इसी का प्रोडक्ट इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा, इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, तो प्रोजेक्शन निकालने हैं वेक्टर बी का ए के ऊपर। ये देखो, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, तो यहां पर इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो इसके इक्वल होगा, बी कॉस थीटा के इक्वल। तो देखिए, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए का बी के साथ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ये बी कॉस थीटा के इक्वल आएगा। तो यहां से अब बी कॉस थीटा को अलग कर लीजिए, यही जो बी कॉस थीटा है वही प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का ऑन वेक्टर ए। तो ये वैल्यू देखो ए डॉट बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगी। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में निकालें, ये स्केलर फॉर्म में वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ये प्रोजेक्शन का, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं तो क्या करेंगे कि जो ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर निकाला है, वैसे ही ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए का प्रोजेक्शन जब बी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू देखो ए कॉस थीटा के इक्वल आएगी। तो ये डॉट प्रोडक्ट में ये जो वैल्यू ए कॉस थीटा है, इसको जब हम अलग करेंगे तो ये वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी के इक्वल हो जाएगी। इसको भी जब हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो ये जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बी कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसको वेक्टर फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझ आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, एक ही प्लेन में है
और इनके बीच में एंगल थीटा का है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम स्क्रू रूल से करते हैं, ऐसे स्क्रू रूल यूज करते हैं। इसमें अपनी फिंगर को हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घुमाते हैं और जो थंब की डायरेक्शन होती है वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से देखो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। इसी तरीके से अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पर जो एन कैप है ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है आपको। चलिए एक एक करके इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आई का आई के साथ क्रॉस करेंगे तो देखो ये बन जाएगा आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो ये जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब सेम टाइप के जो वेक्टर होते हैं उनमें जब हम क्रॉस करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। फिर उसके बाद अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो उसके लिए एक रूल है हमारे पास। देखिए ये रूल ऐसे यूज करते हैं, आई का जे के साथ और जे के बाद ये के। तो ऐसे जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, और जब हम इस तरीके से अपोजिट क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर की जाती है। तो देखिए आई का जब हम जे के साथ क्रॉस करेंगे तो ये हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू प्लस के इक्वल होगी। इसी तरीके से जे का क्रॉस करेंगे के के साथ, जो जे क्रॉस के की वैल्यू प्लस आई के इक्वल आएगी। इसी तरीके से के का क्रॉस करेंगे आई के साथ तो वो प्लस जे के इक्वल होगा, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू प्लस जे। और अगर इसका हम अपोजिट करते हैं, जैसे आई का क्रॉस करते हैं के साथ तो वो माइनस जे के इक्वल होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल। इसी तरीके से के क्रॉस जे करेंगे तो वो माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से जे क्रॉस आई करेंगे तो वो माइनस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में जैसे वेक्टर हमको दे रखे हैं ऐसे, इसी तरीके से वेक्टर भी ये दे रखा है, तो इनका क्रॉस कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट हम फॉर्म करते हैं जिसमें ऊपर आई जे के लिखते हैं, और यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेट में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो वेक्टर ए है उसके सारे कोएफिशिएंट हम यहाँ पर लिखते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर उसके बाद वेक्टर बी के कोएफिशिएंट लिखते हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड। फिर उसके बाद देखिए जो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, इनको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल वाली लाइंस होती है इनको हम कॉलम कहते हैं। तो देखिए जब हम आई कैप की वैल्यू लिखेंगे तो यहां पर इसका साइन कंसीडर करेंगे प्लस आई कैप। ठीक है, प्लस आई कैप। तो अब देखिए फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम ये हम ब्लॉक कर देंगे तो हमको ये दिखाई देगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे क्रॉस करते हैं ना उस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए वाई बी जेड, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड का बी वाई के साथ, उसको यहां लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आई कैप का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस जे कैप यूज करेंगे हम यहाँ पर। जे कैप में क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो रो है उसको हम छिपा लेंगे और सेकंड वाला कॉलम अब छिपाएंगे, क्योंकि जे सेकंड वाली कॉलम। तो फिर हमको क्या मिलेगा, एक ये ए एक्स दिखाई देगा, ए जेड दिखाई देगा, बी एक्स दिखाई देगा, बी जेड दिखाई देगा। फिर ए एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड, फिर ए जेड का मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएंगे जे के कोएफिशिएंट। उसके बाद के का कोएफिशिएंट यानी कि प्लस के कैप रखेंगे। तो प्लस के कैप में क्या होगा, फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट थर्ड वाला कॉलम हम छिपा लेंगे तो हमको मिलेगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो ए एक्स का बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, ए वाई का बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। तो प्रॉपर्टीज जो है ये एंटी कम्यूटेटिव होती है। ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकती। उसी तरीके से ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ये, ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी, तो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा और उसके बाद प्लस माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंटी एसोसिएटिव भी होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू
पैरेलल वेक्टर्स। तो ये जो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल देन ए एक्स अपॉन ए बी एक्स, ये ए एक्स जो है वो पहले वाले वेक्टर का कोएफिशिएंट होगा एक्स कोएफिशिएंट, और बी एक्स जो है वो दूसरे वाले वेक्टर का एक्स कोएफिशिएंट होगा। तो इनके एक्स कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू होगा इनके वाई कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल, और इक्वल टू होगा इनके जेड कोएफिशिएंट ऑफ के रेशियो के इक्वल, और ये वैल्यू के कोई कांस्टेंट के इक्वल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एप्लीकेशन पर। इसका एप्लीकेशन है, देखिए दो वेक्टर अगर हमको दे रखे हैं, वेक्टर पी एंड वेक्टर की, और उनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा, तो इनसे मिलकर के जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ मॉड पी क्रॉस क्यू के इक्वल। और इसी तरीके से अगर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू है और उनसे मिलकर के एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू के इक्वल। और अगर इस पैरेललोग्राम के हमें डायगोनल्स पता है, जैसे वेक्टर D1 और ये वाला डायगोनल वेक्टर D2 हमको पता है, तो डायगोनल्स के टर्म में भी इसका एरिया होता है, और ये वैल्यू होती है हाफ मॉड D1 क्रॉस D2 के इक्वल। ठीक है, तो बेटा ये था हम लोग का वेक्टर। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।